हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। दिस टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन। अगर मैं ब्लड रिलेशंस की बात करूं तो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको दे दी थी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से ट्राई करना है। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दें कि आपने ब्लड रिलेशंस का पार्ट 1 ले लिया नहीं ले लिया, क्योंकि ये पार्ट 2 है आपके सामने। अगर नहीं लिया है तो वो क्लास जरूर लेकर फ्री क्लास पे आइए। उसके बाद में इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अब क्लास को स्टार्ट करने के लिए आपको मैं कुछ चीजें स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड में कुछ चीजें ब्रीफ दे देता हूं, कुछ चीजें रिवाइज कर देता हूं। क्या इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको भी बताया था कि इस टॉपिक में आपको इस टॉपिक का जो टॉप फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट नेम इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि आपको वही रिलेशन लेना है जिनका कनेक्शन ब्लड से है। अगर मैं ब्लड से कनेक्शन की बात करता हूं तो इसके अंदर सर ने 2 जेंडर बताए थे। एक जेंडर था मेल और एक जेंडर था फीमेल। याद आ रही होंगी, लेकिन कुछ सेकंड्स आप ये देख लीजिए। मेल को आप फिगर से शो करते हो, दिस फिगर नेम इज रेक्टेंगल फिगर। और फीमेल को आप शो करते हो फीमेल मतलब कि सर्किल फिगर। अगर मैं एक रिलेशनशिप की बात करूं कि सर इस रिलेशनशिप को आप कैसे शो करोगे रेक्टेंगल और सर्किल में, तो मैंने एक रिलेशन आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर एक रिलेशन है फादर एंड डॉटर का, सबको कंफर्म है कि फादर इज इक्वल टू मेल और मेल इज इक्वल टू रेक्टेंगल, जैसा कि सर ने बताया। तो अगर और डॉटर इज इक्वल टू फीमेल इज इक्वल टू सर्किल, और फादर एक जनरेशन ऊपर होता है, डॉटर एक जनरेशन नीचे होती है, तो इसका जब मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा, इसका डायग्राम में जब बनाऊंगा तो क्या यही डायग्राम बनेगा क्या? तो आप क्या बोलोगे? सब बिल्कुल सही, क्योंकि फादर एक जनरेशन ऊपर और मेल है तो रेक्टेंगल, डॉटर एक जनरेशन नीचे है, फीमेल है तो सर्किल। या फिर अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूं, एक और रिलेशन मैं आपके सामने देता हूं, मदर एंड सन की। तो आप सबको कंफर्म है कि मदर एंड सन की अगर मैं बात करता हूं तो मदर मतलब कि फीमेल इजिकल टू सर्किल, सन इजिकल टू मेल इजिकल टू रेक्टेंगल। और ये कंफर्म है कि मदर एक जनरेशन ऊपर होगी और सन एक जनरेशन नीचे होगा। तो अब तो डायग्राम का माइंडसेट अब बन जाता है कि मदर एंड सन का डायग्राम कैसे बनेगा, जो ऑलरेडी आपके माइंड में बन चुका था। या फिर मैंने एक और रिलेशन आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, दिस रिलेशनशिप नेम इज ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन, वो वाला कनेक्शन भी है। और भाई और बहन वाला जो कनेक्शन है वो बनेगा आपका सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग, सेम जनरेशन के। और अगर सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग बनने वाला है तो क्या यही बनेगा? तो बिल्कुल सही। और उसके बाद में इस फॉर्मेट में हमने अगला और लास्ट एक बार रिलेशन बताया था, दिस रिलेशनशिप नेम इज हस्बैंड एंड वाइफ। और पति पत्नी भी सेम जनरेशन में होते हैं, लेकिन सर ने यह बताया था कि जब भी कभी हस्बैंड वाइफ का डायग्राम बनाओ तो सेम जनरेशन में तो रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में कितनी लाइन रहेगी? 2 लाइन। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में ब्रदर एंड सिस्टर और हस्बैंड वाइफ दोनों के अंदर अगर आप सिंगल लाइन करोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज अ ब्रदर एंड सिस्टर या दिस इज अ हस्बैंड एंड वाइफ? तो बस इतना ध्यान रखना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में 2 लाइन रीजन ये है कि आप अच्छे से, आराम से और अच्छे तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सिबलिंग्स है और कौन मैरिड कपल है। इट्स क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास के अंदर करवा दिया था। और फिर कुछ पहला टाइप हमने स्टार्ट करवाया था, दिस टाइप नेम इज बेसिक क्वेश्चंस। अगर मैं बेसिक क्वेश्चंस की बात करता हूं तो कुछ क्वेश्चंस हमने इसके अंदर सॉल्व करवा लिए थे और कुछ क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व करवाने हैं। तो अब अपनी कॉपी और पेन रेडी रखिएगा, क्योंकि आपने टाइप पहली क्लास नंबर 1 ब्लड रिलेशन के लिए रखी है। तो अब दूसरी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब इसके अंदर आपको टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन 4 हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस टाइम अपनी वीडियो को पॉज कर देना, आंसर निकालने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करना, जिससे मैं आपको आंसर जब बताऊं तो आप अपना आंसर मैच कर सको। पॉज कर लीजिएगा और आंसर। हाँ जी, अगर आपने आंसर दे दिया है तो अब केवल इसका आंसर मैं भी एक बार बता दूं और आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। क्या बोल रहा है? P इज द मदर ऑफ K, P माँ है K की। तो अगर P माँ है K की तो P इज द मदर, तो P इज द फीमेल। और अगर P माँ है तो K उसका क्या होगा? बच्चा, और बच्चा एक जनरेशन नीचे होता है। सही कहा ना? उसके बाद में क्या बोला गया है? K इज द सिस्टर ऑफ D, K बहन है D की, तो K इज द सिस्टर, तो K इज अ फीमेल और सिस्टर इज इक्वल टू फीमेल और सिस्टर इज इक्वल टू सेम जनरेशन। तो K एंड D इज द सेम जनरेशन। बट क्या इससे D का जेंडर डिफाइन हुआ कि D इज अ मेल या D इज अ फीमेल? नहीं ना। अगर नहीं हुआ है तो अपने मन से आप जेंडर नहीं बना सकते हो।
अगला क्या कहता है ये, डी इज द फादर ऑफ जे, डी पिताजी हैं, मीन्स डी इज अ मेल, और डी अगर पिताजी हैं किसके, जे के, तो जे उसके बच्चा होगा, और अगर बच्चा है तो एक जनरेशन नीचे, लेकिन वो बच्चा बेटा है या बेटी, सन है या डॉटर, मेल है या फीमेल, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ना, तो अपने मन से आप जेंडर शो नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू जे, पी जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, तो सर किस प्रकार संबंधित है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आ चुका है कि पी का पूछा है जे से, तो पी 2 जनरेशन ऊपर है, 1 और 2, और 2 जनरेशन ऊपर जो है वो आंसर क्या होता है, केवल मदर या फिर केवल आंट नहीं कह सकते हो, और डेटा इक्वेट है नहीं, क्योंकि डेटा आपके पास कंप्लीट है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ग्रैंड मदर होगा। क्यों, क्योंकि जे की बुआ या जे के फादर और फादर की मदर, पिता की मां क्या लगती है, दादी, तो आंसर इज ग्रैंड मदर, या फिर हिंदी में कहें तो दादी। बात दोनों तरफ से बिल्कुल निश्चित तौर पे सही है। बात समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और अगर नोट कर लिया है पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर नोट कर लिया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ जरूर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ट्राई आपको ही करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टफ ही होगा, इजी तो नहीं करने वाला हूं बिल्कुल भी किसी भी हाल में। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा, पॉज कर लिया था आपने, जिससे आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो बेटा है सी का, ए बेटा है सी का, सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी और क्यू बहनें हैं, मतलब सी और क्यू बहनें हैं, तो सी और क्यू का जेंडर डिफाइन है, और दोनों का जेंडर डिफाइन, और अगर बहनें हैं तो सेम जनरेशन में होंगी। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड क्यू की मां है, जेड जो है वो क्यू की मां है, और अगर जेड क्यू की मां है तो जेड एक जनरेशन ऊपर, और मां है तो फीमेल। पी इज द सन ऑफ जेड, पी बेटा है किसका, जेड का, और अगर जेड का बेटा है ना सर, तो आप खुद नोटिस कीजिएगा, क्यू और पी की मां जेड है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ब्रदर एंड सिस्टर ना, तो वो बोलेगा नहीं, कुछ चीजें आपको खुद को समझनी पड़ेगी और समझ के बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों की मां एक ही है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग्स, भाई बहन। और फिर इस लाइन को अगर मिटा भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने रिलेशन बना लिया सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कनेक्शन बन चुका है। इसके बाद में अगला शेप क्या बनता है, अगला कनेक्शन क्या बनता है, ये देखते हैं। चलो देखो, डायग्राम तो बनना रेडी हो चुका है, बस एक लाइन और बची हुई है। पी इज द सन ऑफ जेड, पी जो है वो सन है जेड का, ये बना लिया हमने। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दिए गए कथन में कौन सी बात बिल्कुल सत्य है ये बताना है। तो क्या पी और ए कजन्स हैं क्या, अगर सर कजन होते तो सेम जनरेशन में नहीं होते क्या, होते ना, तो सर पहली बात तो आपने गलत बोली है, और हमें चाहिए वो जो कि ट्रू है, सही है। अगला क्या कहता है, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी ए का मामा है, तो सर पी ए का मामा है क्या, तो देखिएगा ए की मां और मां का भाई, बिल्कुल सही, तो पी ए का मामा है या नहीं है, तो दूसरा बिल्कुल सही आ चुका है। तो बाकी चेक करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बार चेक करने में क्या ही जाता है। क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, क्यू ए का नाना है, तो सर अगर क्यू ए का नाना होता तो पहले तो एक जनरेशन नहीं 2 जनरेशन ऊपर होता, और दूसरा क्यू अगर नाना है तो क्यू का जेंडर क्या होता, मेल या फीमेल, और यहाँ फीमेल बनकर बैठा है, तो इम्पॉसिबल। और सी एंड पी आर सिस्टर, सी और पी बहनें हैं, नहीं सर, सी और पी जो है वो बहन भाई है या भाई बहन है, बहनें तो नहीं है, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन ट्रू होना था, एक ही ऑप्शन सही होना था, जो कि है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है ब्लड रिलेशन की, तो पहली क्लास ले लो, उसके बाद दूसरी क्लास लेना, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व के तौर पर देख रहे हो आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके आपने आंसर दिया होगा, ट्राई किया होगा, और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। साथ साथ में क्वेश्चन को लिखते भी जाना है, ये चीज ध्यान रखना,
क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉपी में लिखे रहेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप के अंदर क्वेश्चंस क्या थे। टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज बेसिक क्वेश्चंस। तो ये चीज जरूरी है देखना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैंने आपको याद है पहली क्लास के अंदर एक बात बताई थी। क्या सर? तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर लाइन में आपके पास में हु आता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है जो, याद आ गया? जिसने पहली क्लास ली है वो समझ गया होगा। या फिर विच आता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है जिसका या जिसकी। अगर ये वर्ड्स आपके सामने आते हैं तो हमेशा सेकंड पर्सन से रिलेशन होता है। और अगर लाइन में आता है एंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है और, या फिर बट, जिसे हिंदी में कहा जाता है लेकिन, किंतु, परंतु, या फिर लाइन में आता है वाइल, तो उस केस में हिंदी में कहा जाता है जबकि, तो उस केस में आप कौन से पर्सन को यूज करते हो, कौन से पर्सन को कनेक्ट करते हो? फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करते हो। इसको फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करते हो। सही है। तो अब इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स और वाई भाई हैं, दोनों भाई हैं, मतलब दोनों का जेंडर डिफाइन हो चुका है। उसके बाद में क्या बोला गया है? आर इज द फादर ऑफ वाई। आर पिता है वाई के। आर पिता है वाई के। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला गया है? टी इज द सिस्टर ऑफ एस। टी बहन है एस की। अब सर यहां तो टी और एस है नहीं, तो आप पढ़कर अवॉइड मत कीजिएगा। अगर कोई लिंक नहीं है तो अलग से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से बनाइए आप आराम से। तो टी सिस्टर है एस की, तो टी सिस्टर है एस की। हु इज मेटर्नल अंकल ऑफ एक्स, जो कि एक्स का मामा है, जो कि एक्स का मामा है। तो अब लाइन में कौन सा वर्ड आया? हु, जिसे हिंदी में कहा जाता है जो। अगर लाइन में हु आता है तो कौन से पर्सन से रिलेशन होता है? तो हु का मतलब कौन सा पर्सन से रिलेशन होगा? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का मतलब क्या होगा? यहां पर मैं लाइन को जब पढ़ता हूं ना, टी एस की बहन है जो का मतलब होता है हमेशा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन है? तो टी हुआ फर्स्ट पर्सन और एस हुआ सेकंड पर्सन। तो उस है जो की जगह पर एस आ जाएगा। या फिर अगर लाइन कहता है टी इज द सिस्टर ऑफ एस हु इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो हु का मतलब कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन ना। और सेकंड पर्सन कौन है आपका? तो सेकंड पर्सन कौन हुआ? एस। फर्स्ट इज अ टी और सेकंड पर्सन इज एस। तो आप ये बोलोगे एक्स, एस जो है वो एक्स का मामा है। कौन? एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, एक्स। तो एस जो है वो एक्स का मामा है। तो एस मामा है ना, तो एस इज अ मेल। और अगर एस मामा है, अगर ये मामा है, तो फिर एक्स कहां होगा? क्योंकि एस, अगर एस मामा है एक्स का, तो एक्स का क्या होगा? नेफ्यू, बांजा। और अगर बांजा है तो जनरेशन नीचे होगा। लेकिन अगर एस मामा है तो ये तो इसके नीचे तो नहीं होगा एक्स। मामा का मतलब क्या है? उसकी बहन का ही चाइल्ड होगा ना। तो एक्स किसके नीचे होगा? एक्स के नीचे। एक्स किसके नीचे होगा? टी के नीचे। उसकी बहन का ही चाइल्ड होगा, तभी तो वो मामा लग पाएगा आपका। यस नॉट? और जैसे मैंने एक्स को लिखा यहां पर, और एक्स अगर यहां पे लिख दिया है, तो नोटिस कीजिएगा क्या एस मामा लग रहा है नहीं लग रहा है? तो हाँ बिल्कुल सर, एक्स की मां और मां का भाई मामा। तो अगर मैं एस को एक्स का मामा बनाता हूं तो वो इस तरह से बन पाएगा। यस नॉट? अगर बन रहा है तो क्लियर है। अब इन दोनों डायग्राम को अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं मर्ज कर सकता हूं। कैसे? एक्स इज अ कॉमन, एक्स इज अ कॉमन। तो अब लिंक कर दीजिए और लिंक करने के बाद डायग्राम बन जाएगा। एक्स की मां का नाम है टी और टी के भाई का नाम है एस, और मां का भाई मामा लग ही जाता है और एस मामा भी था एक्स का। और अगर एक्स और वाई इज अ ब्रदर्स, तो ये कौन होंगे? उसके माता और पिता। और माता और पिता आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? हस्बैंड वाइफ। तो वो बोलेगा नहीं कि टी एंड आर इज अ मैरिड कपल, टी एंड आर इज अ विवाहित दंपति। वो बोलेगा नहीं, लेकिन आपको कुछ चीजें खुद से समझनी पड़ेंगी। समझ रहे हो ना? उसके बाद में डायग्राम तो हो चुका कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? टी आर से किस प्रकार संबंधित है? टी आर से किस प्रकार संबंधित है? तो आप नोटिस कीजिएगा कि टी जो है वो आर की क्या लगती है? टी आर की क्या लगती है?
तो वो टी जो है आर की पत्नी लगती है, वाइफ लगती है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना अपनी कॉपी में क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट जो डायग्राम बनाया है वो भी नोट कर लीजिए। काम का है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीटली नोट कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो, अगर आपने पॉज करके नोट कर लिया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से आएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है और आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के टाइप को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे कंटेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर मजा आएगा करने में भी और करवाने में भी काफी मजा आएगा। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है, आपने सॉल्व कर लिया है, तो एक बार देख लीजिएगा बोर्ड की तरफ। नोट करने के लिए मैंने बोला हुआ है पॉज कर लीजिए, जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, एक परिवार है 6 सदस्यों का। नाम है ABCDEF। अब कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे फैमिली वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, कैसे करें हम। और फैमिली कौन सी माने, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि दो तरह की फैमिलीज होती है। एक होती है पैटर्नल फैमिली, मतलब कि आपके फादर की फैमिली, जिसमें दादा दादी नाना नानी दादा दादी चाचा चाची वाला केस आता है। और एक होती है मैटरनल फैमिली, मतलब कि नाना वाला केस पूरा जो आता है फैमिली का। तो हम ए फैमिली का मतलब क्या माने। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सी फैमिली माननी होती है, तो आपको हमेशा माननी होती है पैटर्न। अगर कुछ ना बोला जाए तो आप क्या मानोगे बाय डिफॉल्ट, पैटर्नल फैमिलीज आप मानोगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो जी, एक परिवार में 6 लोग हैं जिसमें ए से लेके एफ तक के नाम हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल एंड 3 जनरेशन, जिसमें 2 विवाहित दंपति है, मतलब कि 2 मैरिड कपल होंगे और 3 जनरेशन है। और जब भी कभी पैटर्नल फैमिलीज में 3 जनरेशन होती है तो इसका मतलब ये होता है मैं, मेरे पिता और मेरे पिता के पिता, तो 3 जनरेशन हो गई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ 3 जनरेशन वाला केस बनता है इसके अंदर। अब क्वेश्चन क्या आएगा उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। बी इज अ डॉक्टर, बी एक डॉक्टर है। चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बी एक डॉक्टर से हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बी इज अ मेल या बी इज अ फीमेल, है ना भाई। ऐसे कंफर्म तो नहीं कर पाएंगे कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, ऐसे कैसे कंफर्म कर लेंगे भाई, हम नहीं कर पाएंगे ना। तो अपने मन से आप जेंडर कभी लगा नहीं सकते हो और डॉक्टर के नाम से आप कंफर्म कर नहीं सकते हो, इसमें बात कैसे बनेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भाई। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। अगला वाला केस, बी इज अ डॉक्टर, बी एक डॉक्टर है एंड द फादर ऑफ ई, और वो ई के पिता हैं। और वो पिता हैं मतलब कि बी का जेंडर डिफाइन हो गया कि बी इज द फादर ऑफ ई, तो बी इज द मेल, और फादर है बी तो ई उसका क्या होगा, चाइल्ड। लेकिन ई का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोला गया है, एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। एफ जो है वो सी का दादा है। अगर एफ दादा है तो दादा 2 जनरेशन ऊपर तीसरी जनरेशन में बैठ जाएगा और सी 2 जनरेशन नीचे तीसरी जनरेशन में होगा। दादा है तो बीच में फादर का लिंक जरूर होगा, बीच में फादर का लिंक जरूर होगा। तो अगर मैं एफ सी का दादा है तो यहां पर 3 जनरेशन वाला गैप आ गया और आपको बोला गया है कि इस परिवार में 3 ही जनरेशन बनेगी। तो ना तो एफ से ऊपर कोई जाएगा और ना ही सी से नीचे कोई आएगा। मतलब अब इसी इर्द गिर्द आपकी पूरी कहानी घूमेगी। और इनको भी इन्हीं से लिंक करना है क्योंकि फैमिली है, फैमिली का मतलब सबका जुड़ाव तो होगा ही होगा, अलग से कोई नहीं बैठेगा। तो फैमिली बोला गया, स्टार्टिंग के 2 ही वर्ड्स फैमिली के थे, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। बी इज अ डॉक्टर, ये अच्छा हो गया ये। एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, एफ सी के दादाजी हैं। सी इज अ कॉन्ट्रैक्टर, सी एक ठेकेदार है। ठीक है, प्रोफेशन बता दिया है कि सी इज अ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से ठेकेदार से आप ये कंफर्म कर सकते हो क्या कि सी का जेंडर क्या होगा, नहीं ना। अगर नहीं कर पाओगे भाई, डायग्राम इतना ही है, उसके ऊपर आप मेल फीमेल नहीं बना पाओगे सी के ऊपर। उसके बाद क्या बोला गया है, डी इज द मदर ऑफ बी। डी जो है वो मदर है बी की। डी इज द मदर ऑफ बी, डी बी की मां है, तो डी बी की मां है
और यहां पे भी 3 जनरेशन, यहां पे भी 3 जनरेशन, तो ना तो इससे ऊपर ना उससे नीचे। और फैमिली की बात कर रहे हो ना, तो सर ये दोनों अगर सेम जनरेशन में है तो हस्बैंड वाइफ ही होंगे, भाई बहन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ से ही कनेक्शन बना सकते हो फैमिली वाइज। फैमिली में थर्ड जनरेशन में भाई बहन वाला फैमिलीज नहीं बन पाएगा। तो डी और ई भाई बहन नहीं हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ होंगे। और ये बात आगे भी कंफर्म हो जाएगी कि डी बी की मां तो है ही, उसके साथ साथ एंड द ग्रैंड मदर ऑफ सी, और वो सी की दादी भी है। और अगर सी की दादी हुई तो ई और सी की दादी एक ही है, तो ये दोनों सिबलिंग्स होंगे या नहीं होंगे। और अगर ये सिबलिंग्स होंगे तो ये उनके दादा दादी होंगे या नहीं होंगे। और दादा दादी आपस में क्या कनेक्शन रखते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो ये तो पहले से कंफर्म था कि आप बोलो या ना बोलो, बट डी एंड एफ इज अ मैरिड कपल, दिस इज अ मैरिड कपल। इट्स क्लियर। अब सबको समझ में आ चुका है कि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं तो इसका बेटा बोल लो या इसका बेटा बोल लो, बात तो एक ही है ना। तो सर दो दो डायग्राम क्यों बना रखे हैं, इसको हटा दो यहां से। अब तो एफ का बेटा बोल लो या फिर एफ का बी बेटा बोल लो, बात तो एक ही है। पहले हमें पता नहीं था, इससे दोनों तरफ बनाए थे, अब तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये बात हो गई। अब इस परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग आपके सामने आ गए, यहां से हटा दिया गया है क्योंकि एफ का बेटा हमें मिल चुका है, तो इसको अलग से बनाने का कोई मतलब है नहीं। 2 बेटे बात नहीं बन पाएगी ना। फैमिली में 6 ही लोग हैं सर केवल, और 3 जनरेशन और 2 मैरिड कपल भी तो बनाने हैं। एक मैरिड कपल आ चुका है, लेकिन एक मैरिड कपल कौन होगा, बी का ही मैरिड कपल होगा। और बी का ही मैरिड कपल होगा तो बी की शादी आप करवाओगे उस पर्सन से जो पर्सन बचा हुआ है 6 लोगों में आने के लिए, जो है ए। 2 मैरिड कपल, 3 जनरेशन, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से आप कंफर्म नहीं कर सकते हो जेंडर, और ई का जेंडर कंफर्म हुआ नहीं, बाकी आपके सामने है। और बी इज अ मेल, तो ए इज अ फीमेल, फीमेल ही होना था, शादी करनी है तो उनको। क्लियर है ना। अगर क्लियर है तो डायग्राम आपके सामने बन चुका है। क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपके सामने है, अगर आपने नहीं कर पाए हो तो क्वेश्चन का आंसर जरूर ट्राई कीजिए। हाउ इज कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड टू डी, ठेकेदार का डी से क्या संबंध है। और आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ग्रैंडसन, दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रैंड डॉटर, तीसरा ऑप्शन कहता है सन, और चौथा ऑप्शन कहता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन वाले शेप आपके सामने आएंगे। ट्राई कीजिएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ जी, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो ये बात देख लीजिए। हाउ इज कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड टू डी, कॉन्ट्रैक्टर का डी से क्या संबंध है। तो आप नोटिस कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर का आपको पूछा है किससे, डी से। तो कॉन्ट्रैक्टर का डी से पूछा है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो डी से 2 जनरेशन नीचे है। और अगर 2 जनरेशन नीचे है तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में आएगा, हाँ या ना। लेकिन सर आपने कॉन्ट्रैक्टर का पूछा है जिसका जेंडर पता ही नहीं है कि क्या होगा। और अगर जेंडर पता नहीं है तो केवल ग्रैंड सन कहना या केवल ग्रैंड डॉटर कहना कैसे पॉसिबल है सर, नहीं है ना पॉसिबल। अगर नहीं है तो आप कंफर्म तो कर ही नहीं सकते हो, और आप सन तो किस बिहाफ पे बोल रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जेंडर नहीं है सर, इसलिए ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इट्स क्लियर। तो डी ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट ऑप्शन, डी बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहां से स्क्रीन से हट रहा हूं। आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए पॉज करने के बाद, और नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन में और भी कुछ कंडीशंस बाकी हैं। देख रहे हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल आगे और अच्छा किया जा रहा है। नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला स्टेटमेंट आपके सामने ये रहा, इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके आपने आंसर निकाला होगा, निकाल लिया ना। अगर निकाल लिया है तो अच्छी बात है, नहीं निकला है या रह गया है तो एक बार कंप्लीट करने से पहले एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर रह गया है तो वापस वीडियो को पॉज कर लीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एल इज द मदर ऑफ पी, एल जो है वो मां है पी की। एल मां है पी की, ठीक है। पी इज मैरिड टू क्यू,
पी ने शादी की है क्यू से, शादी तो कर ली है लेकिन जेंडर नहीं पता है किसी एक का भी। फिर हु बोला गया है, हु का मतलब होता है जो, और हैजो का मतलब होता है ऑलवेज। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है हमारा? क्यू। तो हु की जगह पे सेकंड पर्सन को लिख दोगे, फर्स्ट इज द पी और सेकंड इज द क्यू। हु मीन्स दैट सेकंड पर्सन, तो क्यू को लिख दिया वहां पर। और बोलेंगे क्या? क्यू इज द फादर ऑफ डी, क्यू जो है वो पिता है डी का। तो क्यू अगर पिता है डी का, तो डी इज अ चाइल्ड, एक जनरेशन नीचे, लेकिन डी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। और ये लेकिन बोला गया था कि पी इज मैरिड टू क्यू, पी ने क्यू से शादी की थी, जिसमें से क्यू का जेंडर मेल है, तो फिर पी का जेंडर क्या होगा? बिल्कुल सही, फीमेल होगा। इट्स क्लियर। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर क्या कहता है? ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई जो है वो डी का भाई है, ई डी का भाई है, तो ई इज द ब्रदर ऑफ डी सर। तो ई इज द ब्रदर मीन्स दैट ई इज द मेल। हो गया सर, कनेक्शन कंप्लीट। एम इज द फादर ऑफ एक्स, एम एक्स के पिता हैं, यहां कोई लिंक नहीं है, अलग से बना दो, बाद में देख लेंगे। तो एम एक्स के फादर हैं, और हु बोल दिया गया है, हु का मतलब कौन सा पर्सन? वही सेकंड पर्सन एक्स। एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी, एक्स जो है ना वो बहन है पी की, और अगर पी की बहन है तो पी इज अ कॉमन पर्सन, पी हमें मिल चुका है। तो इस डायग्राम को यहां पे लिंकअप करोगे नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि पी का सिस्टर है एक्स, पी की सिस्टर है एक्स, और एक्स के फादर है एम। और अगर एक्स और पी सिस्टर्स हैं तो ये कौन होंगे? हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ वाला केस, आया ना। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ वाला शेप बन चुका है तो यहां तक क्लियर है, क्योंकि वो बोलेगा नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा कि अगर इनके बच्चे जो हैं वो सिबलिंग्स हैं, तो हम दोनों का रिलेशन क्या होगा? हस्बैंड वाइफ का ही होगा ना सर। तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद से ही समझनी पड़ेंगी, जरूरी भी है समझनी। उसके बाद क्या बोला गया है? एक्स इज मैरिड टू वाई, एक्स ने शादी की है वाई से, एक्स ने शादी की है वाई से, और अगर एक्स ने वाई से शादी की है, और अगर एक्स फीमेल है, तो वाई का जेंडर क्या होगा? मेल। वाई का जेंडर क्या होगा? मेल। क्यों? क्योंकि एक्स इज अ फीमेल तो वाई इज अ मेल। और हु हैव अ डॉटर बी, जिनकी एक बेटी है, क्या नाम है उसका? बी। तो एक्स की शादी हुई है वाई से, और जिनकी एक बेटी है बी, और जिनका एक बेटा है ए। तो ए और बी तो हो गए सिबलिंग्स, भाई और बहन। तो बन चुका है डायग्राम। डायग्राम बना तो लिया है सर, लेकिन इस डायग्राम में अभी भी डी के बारे में कोई जेंडर के इंफॉर्मेशन है क्या? आप बोलोगे नहीं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम कहानी को कैसे कंटिन्यू करें आगे? अपने मन से जेंडर कैसे लगाएं सर? तो जितना बोला गया था उतना ही हमने देखा है, तो इसलिए डायग्राम ये है आपके पास। क्लियर? अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आया है तो आंसर अब तो आने के लिए रेडी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाउ इज एम रिलेटेड टू डी? एम डी से, एम डी से किस प्रकार संबंधित है? एम डी से किस प्रकार संबंधित है? तो आप खुद देखकर ये कंफर्म कर दीजिए कि एम जो है ना वो क्या लगता है डी का? एम डी का क्या लगता है? तो सर जो कुछ भी लगे, है 2 जनरेशन ऊपर, और एम का पूछा है, मेल है, तो आंसर ग्रैंड फादर में आएगा, ये तो कंफर्म ही है। तो आंसर ग्रैंड फादर है, ये कंफर्म है। क्यों? फादर आ नहीं सकता, 1 जनरेशन ऊपर होता है, और यहां 2 जनरेशन की बात है। अंकल आ नहीं सकता, 1 जनरेशन ऊपर होता है, यहां 2 जनरेशन की बात है। और ग्रैंड मदर आ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मेल है, फीमेल थोड़ी ना है सर वो। तो आंसर ग्रैंड फादर है। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर निकालना हो कि एम का रिलेशन डी से, तो आप नोटिस कीजिएगा, आप कंफर्म कीजिएगा कि एम का रिलेशन पूछा है डी से, तो डी से देखूंगा ना, डी की मां कौन? पी। और मां का पिता, मां का पिता, और मां का जो पिता होता है ना सर, वो ग्रैंड फादर होता है, और उसे हम हिंदी में कहते हैं नाना जी, और इंग्लिश में, और प्रॉपर इंग्लिश वर्ड में हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर इज राइट आंसर। वो ग्रैंड फादर देता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कि सर ग्रैंडफादर आपने दादा बोला था, नाना भी बोला है, तो अगर जो बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर वर्ड आपने बोला है, सिमिलर वर्ड इज अ ग्रैंडफादर बट प्रॉपर वर्ड इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, और हिंदी में कहा जाता है ना ना, तो इस कंडीशन से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आपका टाइप नंबर 1, जो कि बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर पूरा का पूरा व्यवस्थित मैंने कर रखा था। पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट के ऊपर कंप्लीट किया हुआ था। लेकिन अभी टॉपिक को हम काफी लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब ये टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया था तो मैंने बता दिया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास से लेके इस क्लास में कंप्लीट किया है। अगले जो 2 टाइप हैं वो आने वाली क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो ही जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखना कि आपको जो कनेक्शन इसके अंदर बनाने हैं वो कनेक्शन कैसे बनाने हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस वाले डायग्राम कैसे बनेंगे, मेल को रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, फीमेल को सर्कल में कैसे शो करेंगे, वो आपके सामने है। आप जल्दी से आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा और आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और जल्दी से एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। और फिर भी कोई भी डाउट आता है तो दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो दिए हुए नंबर्स पर आप व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कांटेक्ट सीधा कीजिएगा, ठीक है। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास जब भी कभी कोई टॉपिक्स की वीडियोस आती है तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले। और आप फरहान एकेडमी के कुछ ऑफिशियल अकाउंट के तौर पर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप उनको फॉलो कर सकते हैं, भले वो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर उनके यूट्यूब चैनल की बात मैं जो कर रहा हूं उसको आप जरूर फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।